जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एमएस, एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एक एडमिशन टेस्ट या गेट जनरल टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के अंदर इंग्लिश, आईक्यू और मैथ के जो मज़ामीन हैं, उनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। लिहाजा जिन तलबा की डिग्री जो है वो इन सब्जेक्ट से रेलिवेंट होती है, वो तो इस टेस्ट को बहुत ईज़िली पास कर लेते हैं। लेकिन जिनकी डिग्री रेलिवेंट नहीं होती, मिसाल के तौर पर किसी ने केमिस्ट्री किया हुआ है, किसी ने बायोलॉजी किया, किसी सोशियोलॉजी किया हुआ है, तो उन बच्चों के लिए इस टेस्ट को पास करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा वो तमाम तलबा जो आईयूबी में एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को शुरू से एंड एंड तक लाज़मी देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारी ये चीज़ें जो है वो कवर की हैं। फिर ना कहना कि मैंने काश मैं इस वीडियो को देख लेता या देख लेती। तो सबसे पहले हम टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जो टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं वो 50 होते हैं और उनको सॉल्व करने का जो टाइम है वो 60 मिनट है। टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं। 2 मार्क्स फॉर ईच एमसीक्यूज़ रखे गए हैं। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोगों के सामने है। इंग्लिश में से 23 एमसीक्यूज़ आते हैं, आईक्यू में से 10 एमसीक्यूज़ आते हैं और मैथ में से 17 एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश में फर्दर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। इंग्लिश, आईक्यू या मैथ्स तो एक बहुत वाइड जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें से फर्दर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इंग्लिश के अंदर से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, प्रीपोज़िशन है, कॉन्जंक्शन है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं। आईक्यू का जो सब्जेक्ट है उसमें से नॉन वर्बल, सीरीज कंप्लीशन, ऑड्स वन आउट एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो आते हैं। और मैथ में से जो टॉपिक्स हैं वो परसेंटेज, एवरेज, फ्रैक्शन कंपेयर एंड डायरेक्शनल जो सब टॉपिक्स हैं वहाँ से एमसीक्यूज लिए जाते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को हम फर्दर जो है वो देखेंगे कि इन टॉपिक्स को हम किस तरह से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हर जो सब टॉपिक है उसके अंदर सैंपल क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि सैंपल क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है और उसकी हम जो है वो प्रिपरेशन प्लान जो है वो देखेंगे कि कहाँ से हमने उसकी तैयारी करनी है। तो चलते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की जानिब। इंग्लिश एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमने देखा था वो पेयर ऑफ वर्ड्स का देखा था। तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो किस तरह से आते हैं, इसका सैंपल क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। यू शुड डैश योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। तो ये अडॉप्ट और ऑप्शन ए है और बी है अडेप्ट। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो अडेप्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर। तो इसकी तैयारी हमने कहाँ से करनी है, ये इंग्लिश ग्रामर जो है क्लास 9th और 10th की, उसके अंदर ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। तो 9th और 10th क्लास का रेफरेंस देने का मतलब ये है कि क्योंकि हमने उसको काफ़ी रट्टा लगाया होता है 9th-10th के अंदर। तो जैसे ही वो बुक आप खोलेंगे तो वो पेयर ऑफ वर्ड्स आपके सामने जो आएंगे, आपकी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाएगी और इसको याद करना जो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा 123 पेयर ऑफ वर्ड्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो पेयर ऑफ वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 to 4 एमसीक्यूज जो है वो जनरल इस टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। लिहाजा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स। इसको आप लोगों ने रट्टा ही लगाना है और इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद बारी आ जाती है प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन के जो एमसीक्यूज हैं वो इसी तरह से 3 to 4 एमसीक्यूज जो है वो प्रेपोजिशन के भी आ जाते हैं। और इसका जो सैंपल क्वेश्चन इसे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज डैश द चिल्ड्रंस। तो ये बिटवीन और अमंग दो ऑप्शंस हैं। तो दो या दो से ज़्यादा के दरमियान अगर मुकाबला हो तो उधर अमंग आता है, दो दो के दरमियान अगर मुकाबला हो तो बिटवीन आता है। तो लिहाजा इसके अंदर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो प्रेपोजिशन के रूल्स जो हैं वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने कंपाइल फॉर्म के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि प्रेपोजिशन के जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है एट और इन का इस्तेमाल है। और एट और इन को जो है हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एट का जो इस्तेमाल है फॉर स्मॉल सिटीज़, टाउन्स एंड वार्ड्स के लिए होता है, और इन का जो इस्तेमाल है बिग कंट्रीज़, बिग सिटीज़ और बिग टाउन्स के लिए जो है वो इन का इस्तेमाल होता है। और इसकी मिसाल भी दी हुई है कि दे लिव इन कराची।
ठीक है। अली लिव्स एट गुलबर्ग इन लाहौर, क्योंकि लाहौर जो है वो एक बिग सिटी है, इसके लिए इन इस्तेमाल हुआ है, और गुलबर्ग जो है उसका एक टाउन है, तो उसके लिए वो एट का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से ऑन, एट और इन का इस्तेमाल जो है वो दिन, तारीख और डे के हवाले से कौन सा जो प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑन का जो इस्तेमाल है वो तारीख और दिन के लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह से एट जो है वो रात, टाइम और नाइट के लिए और नून के लिए जो है एट का इस्तेमाल होता है। और इनका जो यूज़ है वो ईयर के लिए मंथ, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून के साथ जो है वो इनका इस्तेमाल होता है। नीचे ये एग्जांपल्स दी गई हैं। आई टेक टी एट नून, नून है तो उसके साथ एट का इस्तेमाल आ गया है। और इसी तरह से देखें जी कि ही मेट मी डैश फ्राइडे, तो यहाँ पे क्या है, दिन, दिन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन फ्राइडे। और अगर ईयर आ जाए तो ईयर के लिए हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। आई केम हेयर डैश 1962, तो ये ईयर आ गया, इसके साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से टिल और बाय का जो है वो फ़र्क है कि टिल कहाँ इस्तेमाल करेंगे और बाय कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। टिल जो है वो एट द कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टाइम, मुतय्यन वक्त पर काम मुकम्मल हो तो उसके लिए टिल का इस्तेमाल करते हैं। मुतय्यन वक्त गुजरने से पहले या करीब के लिए बाय जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जांपल दी गई है। आई वेटेड फॉर हिम टिल 4 o'clock, ठीक है। इसी तरह से अमंग और बिटवीन का डिफरेंस है, इसका वो सैंपल टेस्ट जो है वो मुझे भी आया हुआ था। इसका जो क्वेश्चन था अमंग और बिटवीन का जो फ़र्क है, तो फॉर टू पर्सन और थिंग्स के लिए जो है वो बिटवीन यूज़ किया जाता है, और अमंग जो है प्रेपोजिशन वो दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो मुकाबला है या कंपैरिजन के लिए अमंग का इस्तेमाल होता है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज डैश द बॉयज़, तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ जो तादाद है वो दो से ज़्यादा है, तो अमंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद इन और आफ्टर का फ़र्क है। तो इन जो है वो मुस्तकबिल में अरसा के लिए इन इस्तेमाल होता है फॉर पीरियड इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। और आफ्टर का जो इस्तेमाल है फॉर पीरियड इन द पास्ट। तो ही विल रिटर्न डैश अ मंथ, तो ये फ्यूचर का जो है वो सेंटेंस है, तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल करेंगे। आई रिटर्न फ्रॉम लाहौर डैश अ मंथ, तो ये हमारा पास्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे आफ्टर जो है वो यूज़ किया जाएगा। आफ्टर और बिहाइंड का जो है वो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख लें। बाय और विद का जो फ़र्क है प्रपोजिशन का, कि कहाँ पे बाय यूज़ करना है और कहाँ पे विद यूज़ करना है, ये भी आप लोग यहाँ से देख लें। उसके बाद है जी बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस है। ये आप लोगों के सामने है, इसको आप देख लें, क्योंकि उसके बाद अपॉन, इनटू, टू, ऑन, इन और ऐड का जो फ़र्क है मोशन और एक्टिविटी के हवाले से, ये इन इन तीनों के ये जो 6 प्रेपोजिशंस हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो अपॉन, इनटू, टू का इस्तेमाल जो है वो फॉर मोशन और एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऑन, इन और एट फॉर इनएक्टिव थिंग्स के लिए जो है इन तीन प्रपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर दी डॉग जंप्ड द टेबल, तो इसके अंदर क्या है कि एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी है और मोशन है, तो इसके अंदर अपॉन, इनटू या टू में से कोई प्रपोजिशन जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह से द डॉग वाज सिटिंग डैश द टेबल, तो इसके अंदर देखें कि जो सेंटेंस है उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, इनएक्टिव थिंग है, तो इसके अंदर जो है वो ऑन, इन और एट का इस्तेमाल जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे प्रेपोजिशन के रूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूल्स है प्रेपोजिशन की आप लोगों को याद भी होंगे, और नहीं भी याद तो ये आप लोगों को रिवाइज हो गए होंगे। तो तीसरा जो टॉपिक था इंग्लिश का वो था कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन में से भी 3 to 4 एमसीक्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। इसका जो सैम्पल क्वेश्चन है वो क्या है जी, ही इज़ नॉट डैश गुड एज यू, तो ऑप्शन ए टू है और बी जो है वो सो है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ही इज़ नॉट सो गुड एज यू। तो कंजंक्शन के जो रूल्स हैं वो आगे इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं कंजंक्शन के। रूल नंबर 1 जो है, ऑलवेज यूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर जो है वो हमने यूज करना है। इसके जो कुछ रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं कि इस कीवर्ड के साथ ये वाला हमने जो कीवर्ड है वो यूज करना है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि नो सूनर, सूनर, फीवर, रेदर, लेस या नो अदर के साथ हमेशा जो है वो देन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी मिसाल दी गई है यहाँ पे नीचे। फॉर एग्जांपल,
नो सूनर हैड ही सॉल्व्ड द रिडल डैश ही वाज अपलॉडेड। तो यहाँ पे अगर खाली जगह आती है, ठीक है, ब्लैंक आती है, तो यहाँ पे कॉन्जक्शन क्या इस्तेमाल की जाएगी, देन कॉन्जक्शन जो है वो यूज़ की जाएगी। इसी तरह से कॉन्जक्शन का रूल नंबर 2 जो है वो हार्डली, स्कैर्सली एंड बियरली के साथ जो है व्हेन और बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्कैर्सली हैड ही आस्क्ड द क्वेश्चन डैश एग्नीज स्लैप्ड हिम। ठीक है, डैश की जगह व्हेन या बिफोर जो है वो यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड नंबर पर रूल है वो है सो डैट के साथ मे और माइट जो है वो यूज़ किया जाता है, मतलब इन दो कीवर्ड्स का पेयर है। इसी तरह से नीचे हम देखते जाएं तो डू नथिंग, नथिंग एल्स के साथ बट जो है वो हम यूज़ करेंगे, और टू जो है टी डबल ओ टू के साथ आगे जो है वो टू का इस्तेमाल होगा, टी ओ टू का। आइदर और वेदर के साथ जो है वो और जो है वो हम यूज़ करेंगे। नाइदर का जो पेयर है वो नॉर के साथ है। नॉट जहाँ पे यूज़ हो जाए उसके आगे जो है वो हम बट का जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह से नॉट ओनली अगर आ जाए तो उसके आगे बट आल्सो जो है वो हम यूज़ करेंगे। ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। तो बट आल्सो जो है वो जो है हम यूज़ करेंगे नॉट ओनली के साथ एज अ पेयर। और बोथ आ जाए तो बोथ के साथ जो है वो क्या, एंड का इस्तेमाल होता है। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिए जा सकते हैं, और एंड ऑफ। तो इसी तरह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, एंड का इस्तेमाल करेंगे। आल दो या दो के साथ जो है वो येट या कोमा जो है वो आता है। तो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ पे येट भी आ सकता है और कोमा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये पेयर्स से इसको, इन पेयर्स को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। आगे भी हम देखते हैं कि कौन कौन से पेयर हैं। सो और एज का पेयर है, सो के साथ भी एज इस्तेमाल होता है, और दूसरा है एज और एज के साथ भी एज और एज का पेयर भी है। लेकिन इनके अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो सो एज का जो पेयर है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है, जबकि जो एज और एज का जो पेयर है वो बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर दोनों का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। और इनकी एग्जांपल्स जो है यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा है जी कि लेस्ट जो है, लेस्ट कीवर्ड जो है वो जहाँ जब यूज़ होगा तो उसके आगे जो कॉन्जक्शन यूज़ होनी है वो शुड यूज़ होगी, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि लेस्ट जो है वो खुद एक नेगेटिव वर्ड है, तो लिहाजा लेस्ट के साथ नॉट, नेवर, नो का इस्तेमाल जो है वो हम नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल दी गई है, वॉक केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल। ठीक है, तो लेस्ट के बाद शुड का इस्तेमाल आ गया है। दूसरी एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से दी गई है, वॉक केयरफुली लेस्ट ही फॉल। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे हमने यूज़ की है। उसके बाद आ गया जी अनटिल और अनलेस का फ़र्क। अनटिल जो है वो टाइम ओरिएंटेड, और अनलेस जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है। और अनटिल एंड अनलेस आर नेगेटिव वर्ड्स हैं, लिहाजा इनके साथ भी नॉट, नेवर, नो का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न, और डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो यहाँ पे क्या है, अनटिल आएगा या अनलेस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस आएगा, क्योंकि अनलेस जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है। मिसाल के तौर पर कोई काम करें, इनपुट दें और उसके अगेंस्ट कोई क्या हो, आउटपुट आए, तो इसमें वर्क हार्ड करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे अनलेस का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके अलावा जो डाउट एंड डाउटफुल का जो पेयर है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर आ जाए तो इनके बाद इफ़ या वेदर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो डाउट एंड डाउटफुल का जो पेयर है उसके बाद हम डैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लें। उसके अलावा है जी बिटवीन और फ्रॉम का जो इस्तेमाल है। ठीक है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का इस्तेमाल करते हैं, एंड फ्रॉम के बाद जो है वो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम इज़ फॉलोड बाय टू एंड बिटवीन इज़ फॉलोड बाय एंड का मतलब ये है कि बिटवीन के बाद एंड और फ्रॉम के बाद जो है वो हम टू इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, यू विल हैव टू चूज बिटवीन गुड डैश बैड। तो यहाँ पे एंड जो है वो इस्तेमाल हम करेंगे।
उसके बाद रूल नंबर 8 आ गया है कि नाइदर ऑफ मीन्स नाइदर ऑफ एंड आइदर ऑफ के दरमियान, नाइदर ऑफ नन ऑफ का जो डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आइदर ऑफ और वन ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज हैं वो ज़्यादातर आ जाते हैं। तो नाइदर ऑफ का मतलब है मीन्स नन ऑफ द टू। व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स आर प्रेजेंट, वहाँ पे नन ऑफ जो है वो यूज होगा, ठीक है। इसी तरह से आइदर ऑफ का मतलब है कि मींस वन ऑफ द टू। व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स आर प्रेजेंट, तो वहां पे वन ऑफ इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल दी गई है। रूल नंबर 9 आ गया है कि डू नॉट यूज सेल्डम और एवर इन प्लेस ऑफ सेल्डम और एवर, ठीक है। मिसाल के तौर पर द नेशनल नेटवर्क सेल्डम और नेवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्रामर्स। तो यहाँ तक ये रूल थे हमारे कॉन्जक्शन के। तो अब आगे आगे बारी आ गई है जी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको हम किस तरह से देखेंगे या उनके अंदर किस तरह से सैम्पल क्वेश्चन आता है। तो इसका जो सैम्पल क्वेश्चन है वो ये है जी कि इफ़ यू स्टडी यू डैश पास द एग्जाम। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो दो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होती हैं। पहला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई होती है, और दूसरा जो सेंटेंस होता है उस कंडीशन के रिस्पॉन्स में जो रिजल्ट आता है वो जो रिजल्ट आएगा या आ गया है या आने वाला है, जो भी है वो उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है पहली वाली कंडीशन का जो पहले सेंटेंस में लगी गई थी। तो उसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम कहते हैं। तो इसके भी 3 से 4 एमसीक्यूज जो हैं वो आ जाते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के भी कुछ रूल्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। इसका सैम्पल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लें। इफ यू स्टडी यू डैश पास एग्जाम, तो यहाँ पे वुड ऑप्शन है, विल ऑप्शन है और वुड हैव ऑप्शन है। पहले हम इसके जो रूल्स देखते हैं, फिर इसको देखते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या बनता है। जी, तो ये कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ये रूल्स हैं। यहाँ पे देखें कि ये जो है सबसे पहले कंडीशन लिखी हुई है प्लस उसका जो है वो रिजल्ट। मतलब ये सेंटेंस का जो है वो एक पार्ट होगा और दूसरा जो है वो रिजल्ट। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कह लें, या और दूसरी जो है हमारे पास रिजल्ट स्टेटमेंट आ जाती है। तो इसके अंदर 4 कंडीशंस हैं: ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। और इन सब के अलग-अलग रूल्स हैं। ज़ीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो रूल है वो ये है कि जो पार्ट 1 है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल जो है वो होना। जी, तो सेंटेंस का जो पहला पार्ट है जिसको हम कंडीशन कहते हैं, जिसके अंदर कंडीशन दी गई होगी, वो अगर प्रेजेंट सिंपल है तो ये तो कंफर्म हो जाएगा हमें कि इसके ऊपर ज़ीरो कंडीशन अप्लाई होगी या फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि सेंटेंस जो है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर तो वो फैक्ट्स है कोई विच आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट है, तो फिर जो है उसके ऊपर ज़ीरो कंडीशन अप्लाई करेंगे। और अगर जो पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर के अंदर कोई उसके अंदर जो वो चीज़ की जा रही है, कोई प्रेडिक्शन की जा रही है, तो उसके ऊपर हम फर्स्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अगर तो वो ज़ीरो कंडीशन के अंदर फॉल करता है तो इसका जो रिजल्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, या वो आंसर हमारे पास वो जो कह लें कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होगा वो हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट कंडीशन में अगर वो लाई करता है सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, तो उसका जो रिजल्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर हम विल या वुड नॉट प्लस वर्ब का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद है जी, अगर कंडीशन जो हमारी स्टेटमेंट है वो पास्ट सिंपल में है, तो ये कंफर्म है कि वो सेकंड कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन के अंदर हमें पता है कि जो रिजल्ट स्टेटमेंट है हमारी वो वुड प्लस वर्ब का इस्तेमाल हम उसके अंदर करते हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट जो है वो सेंटेंस है हमारा, अगर कंडीशन स्टेटमेंट हमारी पास्ट परफेक्ट के अंदर है, तो हमारी जो रिजल्ट स्टेटमेंट है वुड हैव या पास्ट पार्टिसिपल का इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। इनकी एग्जाम्पल भी दी गई है। मिसाल के तौर पर ज़ीरो कंडीशन के अंदर ये देखें, इफ़ यू स्टैंड इन द रेन और यू गेट वेट। ठीक है, तो ये एक जर्नल ट्रू है और सच्चाई है कि अगर रेन के अंदर आप खड़े होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप क्या होंगे, गीले होंगे। इसी तरह से इफ़ यू हीट आइस तो इट मेल्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट स्टेटमेंट हमारी जो है वो क्या आ रही है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आ रही है, क्योंकि
ये जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट सिंपल है प्लस ये एक जेनेरिक ट्रू है। इसी तरह से फर्स्ट कंडीशन की एग्जांपल्स दी गई हैं और सेकंड कंडीशन भी देख लें। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अ लॉट। तो वुड ट्रेवल का इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे। इफ आ गया तो इफ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच। जी, तो यहाँ तक हमारे इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं वो कवर हो गए हैं। आगे हम चलते हैं आईक्यू प्रिपरेशन के हवाले से, और इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है जी नॉन वर्बल आईक्यू। नॉन वर्बल जो है आईक्यू है उसके अंदर 2 to 3 एमसीक्यूज जो हैं वो नॉन वर्बल आईक्यू के आते हैं, और इसके जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से होते हैं। डायग्राम्स आपको दी होती हैं, उन डायग्राम्स के अंदर आपने पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। और वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके जो कह लेंगे रेलिवेंट पैटर्न होता है वो आपका करेक्ट जो है वो आंसर होता है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दी गई है। ये देखें कि यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दी है, ठीक है, और ट्राइंगल जो है उसका जो कलर है वो वाइट है, उसके ऊपर जो सर्कल है वो भी क्या है, उसका जो कलर है वो भी वाइट है। तो आगे देखें पैटर्न क्या चल रहा है कि जो सर्कल है वो अब ट्राइंगल के सेंटर में आ गया और उसका जो कलर है वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो इसी तरह से ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखें कि ये सर्कल आ गया, ठीक है, सर्कल का जो कलर है वो वाइट है और इसके टॉप पे जो है वो क्या ट्राइंगल जो है वो चली गई है। तो अब पैटर्न इस तरह से है कि जो चीज़ टॉप पे होती है, टॉप पे है वो जो है जिसका टॉप पे है उसके सेंटर में आ जाती है और उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो करेक्ट जो आंसर है वो आप लोग देखें कि क्या होना चाहिए। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से ये एग्जाम्पल 2 दी गई है। एग्जाम्पल 2 भी आप लोग देख लें इधर से। और इसका जो बेहतरीन तरीका ये है कि जो बुक्स हैं डिफरेंट आईक्यू की या नेट से भी आप लोग देख लें, तो जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसी तरह से सीरीज कंप्लीशन के जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। 3 to 5 एमसीक्यूज जो है वो सीरीज कंप्लीशन के आते हैं। तो सीरीज कंप्लीशन के अंदर होता क्या है कि बेसिकली या तो आपको मैथ के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो दिए गए होते हैं या इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो दिए गए होते हैं, और उनके अंदर से पैटर्न जो आपने फाइंड करना होता है कि ये जो सीरीज़ है वो किस पैटर्न के थ्रू चल रही है, ठीक है। तो जो मैथ के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इस तरह से दिए हुए होते हैं कि ये सीरीज़ दी गई है, 1, 3, 5, 7 ये सीरीज़ दी गई है और नीचे ये 4 ऑप्शन है आपके पास कि ये बताएं जी कि ये अगला जो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा होगा इस सीरीज़ के मुताबिक। ये जो पैटर्न इस सीरीज़ के अंदर चल रहा है उसके मुताबिक नेक्स्ट जो आपका अल्फ़ाबेट है वो कौन सा होगा। तो इसके अंदर जो है वो मोस्टली प्लस किया होता है, ठीक है, माइनस करके देख लें आप, मल्टीप्लाई करके देख लें और डिवीजन करके देख लें, तो ज़्यादातर जो है यही सीरीज़ जो है वो दी जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 1+2 करें तो 3 होता है, 3+2 करें तो 5 होता है, 5+2 करें तो 7 होता है और 7+2 करें तो 9 होता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लगाना पड़ता है कि आया ये प्लस कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं या -1 -2 कर रहे हैं, एक सीरीज़ जो है वो किस तरह से चल रही है। इसी तरह से ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे भी जो है वो इसी तरह से इसका भी जो है वो सवाल आता है। उसके अंदर तो एबीसी अगर आप लोगों को भूल गई है तो एबीसी भी याद करके जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर देखें कि ए जो है उसके बाद सी दिया गया है, इसका मतलब है कि बी यहाँ से गया स्किप है और सी के बाद डी स्किप है और अगला जो है वो एलिमेंट आ गया, अल्फ़ाबेट आ गया। ई के बाद जो क्या है एफ जो है वो स्किप है और जी आ गया है। तो जी के बाद हमने क्या करना है, स्किप करना है एच को, और एच के बाद क्या था आई। तो आई जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट होगा और ऑप्शन ए हमारा जो है वो ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। जो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो नेट पे दिए गए हैं, उसको आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही आपको ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो हल हो जाएंगे आपके। और इसके अंदर जो तीसरा ऑप्शन है जो क्या लेंगे सब टॉपिक है वो ओड्स वन आउट का है आईक्यू के अंदर से। इसके अंदर 1 से 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। इसका सैंपल क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अंदर इसके अंदर होता क्या है कि 4 से 5 जो है वो कीवर्ड दिए जाते हैं, उनमें से एक जो होता है वो उनसे ऑड होता है, मुख्तलिफ होता है, वो हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से ऑड जो है वो कौन सा है।
इस मिसाल के तौर पर ये दिया हुआ हाई, ग्रेट है, फैट है, स्मॉल और बिग जो है वो दिया है। इसके अंदर से जो फैट है वो क्या है, ऑड वन है, तो लिहाजा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरह से रिलेशनशिप के हवाले से भी एमसीक्यूज आते हैं। इसमें 2 to 3 एमसीक्यूज जो हैं वो रिलेशनशिप के हवाले से आते हैं, और वो एमसीक्यूज किस तरह से होते हैं वो हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर देन, कमाल जो है वो बड़ा है जमाल से, जमाल ओल्डर देन हुसैन, और जमाल जो है वो हुसैन से बड़ा है। तो हु इज़ द ओल्डेस्ट, तो इसके अंदर आप पैटर्न देख लें क्या बन रहा है कि कमाल जो है वो जमाल से बड़ा, जमाल उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो जमाल ही है ना, तो जो सबसे बड़ा कमाल है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी तरह से एमसीक्यूज, माई मदर इज़ योर ब्रदर्स सिस्टर, कि माई मदर जो है वो इज़ योर ब्रदर सिस्टर, व्हाट इज़ आई टू यू। आई और यू का जो कंपैरिजन है आप लोगों ने देखना कि मैं किससे मुखातिब हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर आप अपनी जो खाला है उनसे मुखातिब हैं, और आपका उनसे क्या रिलेशनशिप बनता है, नीफ्यू का, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो इसका जो बेहतर हल यही होता है कि आप जो है वो मिसाल के तौर पर यस्टरडे क्या है, मंडे है, ठीक है, यस्टरडे लिख लें, ऊपर लिख लें मंडे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोग देखें कि टुडे क्या बनेगा। टुडे बनेगा जी, अगर यस्टरडे मंडे था तो टुडे क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। और टुमारो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद डे जो है कौन सा होगा, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा। उसके बाद हमारा जो पोर्शन है वो मैथ का पोर्शन है। मैथ की प्रिपरेशन हम देखते हैं, सब टॉपिक्स जो हैं उनको किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है वो परसेंटेज का। इसके अंदर 3 to 5 एमसीक्यूज जो हैं वो परसेंटेज के आते हैं, और ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी जो है वो मुश्किल हो जाते हैं इनको सॉल्व करना जो है। लिहाजा इनकी एक ट्रिक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एक फार्मूला है, उसके मुताबिक अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये जो परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो दी गई होती हैं, ठीक है। एक इज़ होता है, एक ऑफ होता है, और एक परसेंट होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी होती हैं और उस फार्मूले के अंदर पुट करनी होती हैं, तो हमारा जवाब आ जाता है। तो फार्मूला क्या है जी, इज़ डिवाइडेड बाय ऑफ इज इक्वल टू परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला है, इज़ डिवाइडेड बाय ऑफ इज इक्वल टू परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये आप लोगों ने याद कर लेना है, और जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर से इन 3 की वैल्यू जो है वो हमने जो है निकालनी है, और इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो जो भी हमसे पूछा गया होगा उस क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर हम दे पाएंगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर 5% ऑफ 200 इज, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो परसेंट के साथ जो यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, तो परसेंट हमारे पास कितना आ गया, 5। जो ऑफ है वो कितना है हमारे पास, 200, और इज जो है वो क्या करना है, मालूम करना है हमने, ठीक है। तो फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, इज डिवाइडेड बाई ऑफ इज इक्वल टू परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो इज जो हमने मालूम करना है वो वैसे ही रहने दिया, ऑफ की जगह जो हमने 200 जो पुट कर दिया, और परसेंट हमारे पास कितना था, 5, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 100 जो है वो फार्मूले के अंदर ही है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये 200, क्योंकि इज हमने मालूम करना है, 200 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जब हम लेके जाएंगे इसे, तो जो भी चीज़ दूसरी साइड पे जाती है, अगर डिवाइड हो रही है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है। तो 200 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 200 हमने कर दिया, और ज़ीरो, दोनों ज़ीरो जो है वो दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया 5 और 2, तो ये 2 रह गया, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 क्या बनेगा, 10। तो इज हमारे पास क्या आ गया, 10। तो ऑप्शन जो है हमारे पास 10 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है जी कि 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, ठीक है। तो फार्मूला लिखें सिंपल, इज डिवाइडेड बाय ऑफ इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया जी। तो इज हमारे पास कितना है जी, 10 है, और ऑफ हमारे पास 200 है। यहाँ पे परसेंटेज हमने क्या, परसेंट जो है वो मालूम करनी है, परसेंटेज परसेंट मालूम करनी है।
तो परसेंट मालूम करनी है तो 100 जो है वो हम इधर ले गए, ये क्योंकि ये जहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा था यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 20 से कैंसिल हो गए, ऊपर हमारे पास जो है वो नीचे 2 रह गया, ऊपर 5 रह गया, तो 2 5 are 10, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 5, तो ये 5% जो है इसका आंसर है। इसी तरह से 10 इज 5% ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम फार्मूला हम लिखें, और इस क्या है 10 है, ऑफ मालूम करना है, और परसेंट हमारे पास 5 दिया गया है, और डिवाइडेड बाय 100 आ गया, ऑफ मालूम करना है। तो ऑफ को जो है वो हम उस साइड पे ले गए हैं राइट साइड पे, और 5 जहाँ पे और 5 को जो है हम इस साइड पे ले आए, ठीक है। और इसी तरह से जो 100 जहाँ पे डिवाइड हो रहा था उस साइड पे जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया है, और इसको हम डिवाइड करें तो सॉल्व करें तो 5 2 are 10, ठीक है, और 2 रह गया और 100 रह गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200 हमारे पास आ गया, तो ऑफ जो है वो क्या है हमारे पास 200 आंसर आ गया। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परसेंटेज वाला जो फार्मूला है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरह से 10 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300, इसके अंदर क्या है बेसिकली, इज हमारे पास क्या है 100 है, परसेंटेज हमने मालूम करनी है, ऑफ कितना है 300 है, वो फार्मूला लिखें, इसको जो है वो सॉल्व करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने परसेंटेज लिख के परसेंटेज डैश और इसका जो आंसर बनता है वो आप लोगों ने बताना है कि आया आपको इस परसेंटेज वाले फार्मूले की समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, व्हाट इज 40% ऑफ 120, इसको भी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर जो है इसका आंसर बताएं, ताकि मुझे भी कंफर्म हो कि आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई। इसके अलावा परसेंटेज वाला जो पोर्शन है उसके अंदर एक और भी किस्म का सवाल आ जाता है कि हमें जो है वो डेसिमल दिया होता है, ठीक है, डेसिमल को हमने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक ये है कि जो भी डेसिमल आपको दिया गया हो कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो आपने करना ये है कि इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट जो होता है उसको राइट साइड पे 2 डिजिट आपने मूव कर देना है। 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.175 इंटू परसेंटेज, तो ये अगर हम देखें इधर पॉइंट जो इधर है तो 2 डिजिट मूव करें तो ये 7 के बाद आएगा, तो 17.5 परसेंटेज जो है इसका आंसर है, और ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट जो है वो आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं, 0.352% के अंदर कन्वर्ट करें तो पॉइंट को जो है हमने 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है, तो 5 के बाद आएगा, तो लिहाजा 35% इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। 0.985 जो है इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो पॉइंट जो है वो हम मूव करेंगे 2 डिजिट्स राइट साइड पे, तो 8 के बाद पॉइंट आएगा, तो 98.5% जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं दो तरीके से, एक तो ये है कि जो है निकालना है हमने इज ऑफ और परसेंट के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा जो है कि आपको डेसिमल दिया हुआ हो और डेसिमल को कहें कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो उसका फार्मूला हमने देख लिया कि क्विकली हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ वाले पोर्शन का, वो है एवरेज, कि एवरेज हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये उसका फार्मूला जो है वो क्या है। तो बेसिक जो फार्मूला है एवरेज कैलकुलेट करने का वो तो है जी कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज जितनी भी देगी उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो डिवाइड करना है, और ऊपर जो है वो सम ऑफ वैल्यूज आ जाएगा, तो ये एवरेज का फार्मूला है। इसके अलावा जो है ये 3 फार्मूलाज, इनको भी आप ज़हन नशीन कर लें, ये भी बाद का पेपर के अंदर जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है जी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की एवरेज जो है वो क्या है, उसका फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आ जाए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या है, तो n क्या है 10 है, तो n की जगह 10 जो है वो पुट करें, या 11 आ जाएगा, 11 नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या है, 11+1 जो क्या होगा 12 आ गया डिवाइडेड बाय 2,
तो 6 जो है वो उसकी एवरेज आ जाएगी। इसी तरह से एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल एन इवन नंबर्स, इसका जो फार्मूला है वो क्या है, n+1। मिसाल के तौर पर 10 इवन नंबर्स जो हैं पहले, उनकी एवरेज अगर मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, 10 जमा 1 क्या हो गया 11, तो 11 उसकी एवरेज है सिंपल से। अगर पूछ ले कि n ऑड नंबर्स जो है फर्स्ट, उनकी एवरेज मालूम करें तो जितना n होगा वही उसका जो है वो एवरेज होगी, n होगी। तो आइए हम चलते हैं एवरेज का जो बेसिक फार्मूला है उसको हम किस तरह से उसके अंदर किस तरह से एमसीक्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। तो एवरेज का क्वेश्चन 1 जो है दिया गया है, इसके अंदर देखेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए हैं, इनकी तादाद कितनी है, 5 जो है इनकी तादाद है, 5 नंबर्स हैं। और इसको सॉल्व कैसे करना है, इनको सम करना है। इनका जो सम है वो बनता है जी 415, और इनकी जो तादाद बनती है वो 5 बनती है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 415 को 5 पे, तो इसका जो आंसर है वो 83 आ जाता है। तो ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550, फाइंड देयर एवरेज नंबर। तो इसके अंदर हम देखें कि सम जो है वो उसने हमें बता दिया है, ठीक है, और टोटल जो नंबर्स हैं वो भी बता दे। टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 हैं, और उनका जो सम है वो 550 है। तो सिंपल सा जो फार्मूला था हमारा, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम 550 है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 हैं, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55। जी, उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 67। तो इसका भी फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर्स जो है फर्स्ट, जितने भी नेचुरल नंबर्स का सम एवरेज अगर पूछ लिया जाए तो उसका फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे n कितना है 67, इसको फार्मूला में पुट करें 67 + 1 68 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर जो है वो 34 इसका आ जाएगा। इसकी एवरेज है 34 होगी। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के जो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं वो हमने निकाल लेने हैं। वो कौन कौन से होंगे, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। ये 6 मल्टीपल्स आ गए। इनको क्या करना है, हमने सम करना है, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, टोटल नंबर्स पे। टोटल नंबर 6 हैं तो 6 पे डिवाइड कर दें, 84 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 14। 14 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जी, उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसका मैथ का, वो है जी मॉड, मीडियन और मीन। इसके अंदर से भी 2 to 3 एमसीक्यूज टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो मीन जो है वो बेसिकली एवरेज का एक दूसरा नाम है, वो जो हम पढ़ चुके हैं। और मॉड जो है, मॉड को हम देख लेते हैं, मॉड क्या होता है। मॉड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑन द डाटा सेट। डाटा सेट आपको जो भी दिया गया है उसके अंदर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यूज होगी, अकरिंग वैल्यू होगी, वो उस डाटा सेट का क्या होगा, मॉड होगा, ठीक है। और जो मीडियन है, तो पहले मोड की एग्जांपल देख लेते हैं। ये डाटा सेट आप लोगों के सामने है, इसके अंदर से हमने इस डाटा सेट का मोड जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो मोड आपको पता है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो एलिमेंट्स है वो कौन सा है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो है जी 66, ठीक है। 66 जो है नंबर वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो लिहाजा जो है 66 जो है इसका मॉड है। लेकिन here we can observe that the number 66 occurred the maximum number of times। तो 66 इस डेटा सेट का क्या है, मॉड है। तो अब हम देखते हैं कि मीडियन जो है वो क्या होता है, उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी गिवन डेटा सेट के अंदर से। मीडियन हम कह सकते हैं कि नाम से जाहिर है कि मीडियन क्या है, सेंट्रल पॉइंट है किसी भी डेटा सेट का। हमारे पास 5 जो है वो एलिमेंट्स गिवन हो किसी भी डाटा सेट के अंदर, तो 2 हमने राइट वाले छोड़ देने हैं, 2 लेफ्ट वाले छोड़ देने हैं, तो दरमियान वाला जो एलिमेंट होगा वो उसका क्या बनेगा, मीडियन। तो ये तो है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हों तो वहाँ से मीडियन उठाना जो है, मीडियन निकालना जो है वो बड़ा इजीली होता है कि मिड वाला पॉइंट निकल आता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी डाटा सेट के अंदर इवन हो तो वहाँ पे मिड वैल्यू जो है वो नहीं निकल सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पर 6 एलिमेंट्स हों तो 2 हम राइट पे छोड़ दें, तो 2 लेफ्ट वाले छोड़ दें, तो दरमियान के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स जो हैं वो बच जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि वो जो दरमियान वाले 2 एलिमेंट्स होते हैं उनकी एवरेज लेते हैं, उन 2 एलिमेंट्स को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो उस डाटा सेट का मीडियन बनता है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। ये डाटा सेट दिया गया है 2, 4, 1, 11 और 5।
अच्छा, इसके अंदर एक बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसी भी डाटा सेट का जब हम मीडियन निकालते हैं, सबसे पहले उसको हमने असेंडिंग वे के अंदर डाटा सेट को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है? तो इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद ये डाटा सेट इस तरह से डिफाइन हो गया है, 1, 2, 4, 5 और 11, ठीक है? तो अब देखें कि ये n यहाँ पे क्या है, 5 है। n से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस डाटा सेट के अंदर क्या है, ऑड है। तो ऑड है, ठीक है, तो इसका जो दरमियान वाला एलिमेंट है वो क्या है, 4 है। तो मिडिल एलिमेंट तो 4 इसका क्या है, मीडियन है। आगे एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। ये डाटा सेट दिया है 2, 7, 11, 5, 1, 3, 8, 12। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लिया, उसके ये डाटा सेट आ गया हमारे पास। अब देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे इवन है। तो तो 3 एलिमेंट्स हमने राइट साइड से छोड़ देने, 8, 11, 12। और 3 एलिमेंट्स हमने यहाँ से लेफ्ट साइड से छोड़ देने, 1, 2, 3। तो हमारे पास जो है एलिमेंट्स कौन कौन से रह जाएंगे, 5 और 7, 2, ये दो दरमियान वाले। इनको हमने जमा करना है, 5 और 7 को जमा करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 6। तो 6 इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं। ये भी 3 से 4 एमसीक्यूज इस जो है टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं। तो इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले जो डायरेक्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है हमारे, ये साउथ, हमारे राइट पे ईस्ट, और लेफ्ट पे जो है वेस्ट है। और ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी तरह से ये नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है। तो ये डायग्राम जो है आप लोगों के जहन के अंदर होनी चाहिए। और इसका सैम्पल क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, अनूप ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है जी, 5 किलोमीटर, ये कोई भी डायरेक्शन हमने चूज कर लिया पॉइंट, ये ऑफिस है, ये इसने 5 किलोमीटर का ट्रेवल उसने किया है टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो ये वेस्ट की डायरेक्शन इस साइड बनती है, तो वेस्ट की तरफ इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, फिर उसने नॉर्थ की तरफ जो है 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। फॉलोड बाय 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, उसके बाद फिर उसने 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ किया, ये फिर उस साइड में मुड़ गया। और फिर 6 किलोमीटर जो है टूवर्ड्स जो है वो नॉर्थ की तरफ। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कौन सा होगा, ये 5 किलोमीटर ये वाला, और ये 5 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस बन रहा है 4 और ये 6। तो टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लेना है वो 5 + 5 जो है वो क्या बन जाता है, 10। तो ये 10 किलोमीटर, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑन कर लें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और दूसरा ये कि जैसे ही आप टेस्ट दें एमफिल एमएस का, तो जितने भी मार्क्स आपके आएँ तो वो भी हमें बताएं, ताकि हमें जो है वो खुशी हो कि आप लोगों ने इस वीडियो से तैयारी की और आप पास हो गए हैं या आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं।